आप सभी। रियल नंबर के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, योद्धा बैच का आज है दूसरा दिन और आज हम लोग देखने वाले हैं रियल नंबर का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और गुणनखंड वृक्ष के द्वारा हमें फैक्टराइज कैसे करना है वो देखा था हमने। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी अभाज्य गुणनखंड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और साथ में क्या करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ, और जिस का भी एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे उन दोनों के बीच में आपस में जो रिलेशन होता है वो। क्लियर है कहानी? अब सुनना आगे बात। तो आज की कहानी के लिए हमें चाहिए एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या रखा जाए? तो चलो बच्चा, दो क्वेश्चन उठाते हैं तुम्हारे सामने। तो जैसे मान लो सपोज दैट ये क्वेश्चन रहा, चलो 250 तथा अगला उठा लेते हैं 120। अब यहां पे कहानी समझो, 250 और 120 है, इसका हमें क्या करना है? तो इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और फिर एलसीएम और एचसीएफ और इन दोनों के बीच आपस में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को दिखाना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है बच्चा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो खोलना होगा ना, तो यहां पे ध्यान देना, हम इसकी अभाज्य गुणनखंड खोल लेते हैं 250 का। तो 250 का जब तुम अभाज्य गुणनखंड खोलोगे तो बताओ 2 से लगाए तो 125, और किसी ब्रेक होने वाला है क्या किसी से? ये तो नहीं। तो कितना से डायरेक्ट ब्रेक कर सकते हैं इसको? हम सीधे 5 से करते हैं। कितना बार में? 25 बार में। फिर करें कितना से? तो 5 से। कितना बार में? तो 5 बार में। एक का तो हो गया। अब कर लेते हैं 120 का। तो 120 को ब्रेक करो तो 2 से करेंगे तो 60 आ जाएगा बच्चा, 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 से करें तो 15 आ जाएगा, 3 से करो तो 5 आ जाएगा। क्लियर है? दोनों को ब्रेक कर लिया हमने। अब दोनों को ब्रेक करने के बाद इन दोनों को एकदम सीरीज में इजीली एकदम सजा लो। पहले पता तो चल रहा है ना क्या बता रहे हैं हम बता रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम तथा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ के बाद क्या करना है? उन दोनों के बीच रिलेशन दिखाना। क्लियर है बातें ना? इससे पहले वाली वीडियो ने अगर आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार पहले जाके उस वीडियो को देखना, तब आपको स्टार्टिंग से सारी चीजें जो है वो पता हो जाएगी। हम लोग पढ़ रहे हैं रियल नंबर, क्लास 10 का मैथ है बच्चा। क्लियर है बातें ना? तो आगे सुनो। अब अगर बात किया जाए तो सबसे पहले 250 था, 250 का फैक्टराइज कितना आया था? 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, यानी कि 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। उसके बाद 120 का कितना था? तो 120 का बच्चा 2 गुने 2 गुने 2 गुने और फिर कितना हुआ? 3 गुने 5। क्लियर हुआ कहानी? तो इन दोनों का फैक्टर्स जो है उसको सामने लिख दिए। फैक्टराइज इस तरह से कर सकते हो तुम, यहां पे रफ लिख सकते हो तुम, अगर चाहो तो रफ में भी कर सकते हो, सामने भी कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद ये दिखा दिया हमने। अब उसके बाद सुनो, एलसीएम और एचसीएफ की कहानी अगर हम बोले तो कैसे चलता है बच्चा? तो देखो, सबसे पहले जो दोनों में मैच करे वो मैच करा लो। यहां पे देखो एक 5 भी मैच कर गया, दोनों में यही मैच किया ना, और कुछ मैच करने वाला है नहीं। तो जो मैच किया उसको बाहर निकालो, और ये जो निकलेगा ना वो होगा एचसीएफ। जो मैच करेगा दोनों में उसको लिख लो। तो एक मैच किया 2, एक मैच किया 5, तो 5 गुना कितना होता है बच्चा? 10। क्लियर है कहानी? आगे सुनो। उसके बाद फिर अगला जो निकलेगा वो निकलेगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? तो जो मैच किया उसको भी रखो, जो मैच किया पहले उसको रखो, और जो मैच नहीं किया वो देखो। देखो ये दोनों मैच नहीं किया, ऊपर वाला में से, नीचे वाला में से ये मैच नहीं किया। तो ऊपर में जो मैच नहीं किया कितना किया? 50 25 मैच नहीं किया। नीचे वाला में क्या मैच नहीं किया? तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि 12 मैच नहीं किया। इन सबको आपस में इंटू करो, बताओ कितना हो जाएगा? 12 25 60। ठीक है? और 60 दूना 120। क्लियर है? 120 में कर लो 25 से, 120 में कर लो 25 से, तो बताओ कितना हो जाएगा फटाक से एकदम? तो 12 दहिया हो गया तुम्हारा 120, 12 दहिया 120। ठीक है? और 12 25 हो गया तुम्हारा 60। तो ये हो गया कितना? 0 6 4 10 के 0 और 300, यानी कुल मिला के हो गया तुम्हारे पास 3000। ये हो गया इसका सॉलिड कैलकुलेशन। क्लियर है कहानी? ये बातें तुम्हारे सामने आई। क्लियर है? तो अब देखो तुम्हारे सामने क्या मिला? एचसीएफ मिला 10, एलसीएम मिला 3000।
क्लियर हुआ बात। अब देखो क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिए, अब इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है बच्चा। क्या होता है वो रिलेशन, तो सुनो, तुम अगर इन दोनों नंबर को जो बता रहे हैं वो समझो। जैसे 250 है, ठीक है, और यहां पे कितना 120 है, इन दोनों को आपस में तुम इंटू कर लो, तुम इन दोनों को आपस में इंटू कर लो, और उसके बाद इन दोनों को आपस में इंटू कर लो। तुम देखोगे कि ये दोनों का इंटू जो है आपस में बराबर आएगा, ठीक है ना, इन दोनों का इंटू आपस में पक्का बराबर आएगा। तो कहोगे कैसे, तो सुनो, ये है तुम्हारा 200, यानी कि 120 में 25 से ऑलरेडी गुना कर चुके थे, तो कितना आया था, 3000 आया था, ठीक है। अब यहां पे 1 जीरो बढ़ा दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, इधर भी तुम्हारा हो जाएगा 30,000 और इधर भी तोरा हो जाएगा कितना, 30,000। क्लियर है कहानी। अब यहां पे समझना बात को। सबसे पहली बात तुम्हारे पास क्या था, सबसे पहले था अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना, जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए हम। उसके बाद क्या देखे कि इन दोनों को आपस में गुना कर दो, और जो एलसीएम और एचसीएफ आया उन दोनों को आपस में गुना कर दो, और देखोगे तो इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो इक्वल होता है। यानी कि इससे एक चीज निकल के आता है तुम्हारे पास। वो क्या चीज है, वो चीज ये है कि तुम ए गुने बी करो, यानी जो दो नंबर दिया है उन दोनों को आपस में गुना करो, और तुम इसका एचसीएफ और इसका एलसीएफ इसको गुना करो, ये आपस में बराबर आते हैं। क्लियर है कहानी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चा, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि दो नंबर दे देंगे, उसके बाद तुमको बोल देगा कि इसका एचसीएफ इतना है तो उसका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम बना दोगे तुम, एचसीएफ की जगह ए बी की जगह पुट कर दो, आराम से क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। कभी कभी होगा तुम्हारा कि एलसीएम और एचसीएफ दे देगा और बोलेगा कि एक नंबर ओकरा में सही है तो दूसरा का नंबर बताओ, ठीक ना, तो इससे निकल जाएगा तुमको। ये फायदा होता है इस रिलेशन से, ठीक ना। इस रिलेशन से 4 फार्मूला निकल के आएगा, ए बराबर कुछ निकलेगा, बी बराबर कुछ निकलेगा, तो ए और बी दोनों एक ही जैसे मान लो तुम, ठीक ना। तो ये तुम्हारा रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। जब हम लोग क्वेश्चंस बनाना शुरू करेंगे ना तो इस रिलेशन का जिक्र जरूर करेंगे तुम्हारे पास। क्लियर है बातें, ठीक है, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, वो ये रहा, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यार, ये वास्तव में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर कहे तो इसके जगह तुम्हारा सिर्फ नंबर चेंज हो सकता है। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सब नंबर्स चेंज होंगे। तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, जिस तरह से इसे बताया जाएगा बस उसके जगह पे केवल नंबर को चेंज कर लेना। क्लियर है कहानी, एकदम एकदम आसान है, लुल्लू पुच्छा है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। क्लियर ना बातें, तो सुनो गौर से, क्या है ये कहानी। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आए तो रट के बैठ जाना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि है क्या बच्चा, तो हल कैसे करेंगे इसको, तो सुनो। सबसे पहले यहां पे सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑलरेडी हम जिस वक्त अपरिमेय संख्या समझा रहे थे इसकी पिछली वीडियो में, वहां पे हम बता दिए थे कि ये √3 जो है अपरिमेय है क्यों, उसका रीजन बताए थे हम, ठीक है। परिमेय संख्या किसको बोले थे वो बता दिए थे हम। तो इसकी कहानी अगर देखा जाए तो कैसे और क्या करना है, यानी कि जानबूझ के इसको सिद्ध करना है। यानी ये कहानी तुम्हारे पास 2 नंबर की है बच्चा। इसको प्रमाणित करने की बात किया जाए तो है क्या, तो जैसे क्या है, हम यहां पे शुरू करेंगे तो उसमें लिखेंगे यदि संभव हो तो माने कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है कहानी। सबसे पहला चीज क्या, यदि संभव हो तो माने, ठीक है, मानो कि √3 एक परिमेय संख्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर ये परिमेय संख्या है बच्चा, ठीक है, तब हम लिख सकते हैं क्या, अगर ये परिमेय संख्या है इसलिए √3 = P/Q लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या तो इसी रूप में होता है ना। जहां पे ध्यान रखना, जहां पे और यहां पे कहानी क्या है, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। याद रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात को ध्यान रखना इसके साथ। अब नहीं है तो यहां कहानी सुनो,
और साथ में याद रखना कि √3 एक पूर्णांक नहीं है, ये भी बात याद रखना, ये अपन में तो पहले से ये पूर्णांक नहीं है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है सो सुनो। पूर्णांक में आता है तुमको 1 के बाद सीधे आ जाता है 2, 1 के बाद आता है 2, और √3 जो होता है बच्चा ना, वो सीधे 1 और 2 के बीच का नंबर होता है, ठीक ना, इसलिए ये पूर्णांक तो है नहीं। तो अब सुनो, अब यहां तक जब ले आए तब अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि √3 है, इसका स्क्वायर कर दो बराबर p स्क्वायर कर दो और q स्क्वायर कर दो। जब दोनों तरफ स्क्वायर किए तो मेरे पास क्या आया सो सुनो। देखो इधर हो गया 3 और इधर हो गया तुम्हारा p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ये q को इधर भेज देते हैं, मन है तो। यहां देखो इधर तुम्हारे सामने ध्यान रखना क्या है, इधर एक पूर्णांक आ गया और इधर तुम्हारे पास क्या आया p स्क्वायर और q स्क्वायर, जहां के तुमको शुरुआत में बता दिया कि p और q जो है कोई एक दूसरा के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक में नहीं है, एक दूसरा से मैच नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से, इन दोनों में आपस में मैचेबल नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर देखो तो ये पूर्णांक है और ये क्या है बच्चा, ये तुम्हारे पास भिन्न के रूप में, अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कटेगा ये नहीं एक दूसरा से, ठीक ना, तो ये कौची है, तो एक भिन्न है, और एक भिन्न और एक पूर्णांक कभी भी जो होते हैं इक्वल नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। एक भिन्न और एक पूर्णांक कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। तो तुम यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि पूर्णांक, इधर हो गया एक पूर्णांक, अगर चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो, चलो उसको मिटा के एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं। यहां पे क्या करते हैं कि ये q को पलटी मार इधर कर देते हैं, तो 3q इक्वल टू p स्क्वायर बट्टा में q। अब कहोगे ऐसा क्यों लिख दिए, क्या फायदा हो गया, तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ बच्चा, सेम कंडीशन ऐसे भी तुम लिख सकते थे इसके आगे। यहां पे हो गया इतना। अब सुनो, यहां पे 3q एक पूर्णांक है, ये वाला जो केस है ये पूर्णांक है, और ये वाला जो है ये भिन्न है। अब सुनो, तुम याद रखना कि पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न, जो संभव नहीं है, नहीं है, पूर्णांक और भिन्न संभव नहीं है, याद रखना, पूर्णांक बराबर भिन्न कभी संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई, ठीक है। उसके बाद आगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्लियर है कहानी, प्रूफ हुआ फाइनल। बस इतना काम करके चले जाओ, तुम्हारा 2 नंबर हो गया फाइनल बच्चा, क्लियर है कहानी, कुछ भी नाटक नहीं है, कोई लॉजिक गलत नहीं है इसमें, याद रखना इस बात को, सब सटीक है, आसान शब्द में लिखा हुआ है और सबसे इजी वे में बनाया हुआ है, इसको रट जाओ। जो भी नंबर इसकी जगह पे आए, तुम केवल हमेशा क्या याद रखोगे कि उसका जो है यहां पे जैसे 3 है, इसकी जगह जो भी नंबर है उसको केवल चेंज कर दो, ये नंबर को चेंज करो, बाकी सब पैटर्न जस्ट के तस रहने देना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, क्लियर है बातें। इस चीज को याद कर लेना ढंग से, ये 2 नंबर है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, सीधे करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है बातें, एकदम क्लियर है। तो चलो बच्चा, ये क्लास आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे।